अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टॉक इन ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे प्रोग्राम में आते हैं ऐसे लोग जो बात करते हैं अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से, और वो बताते हैं कि कैसे जिया, कैसे हासिल किया और क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। तो नाज़रीन, ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी काविशों के बाद एक मकाम बनाया है और अपनी एक शनाख्त बनाई है। और हमारे लिए एहसास की बात है कि उनका ताल्लुक भी मीडिया से है। और जैसे कि हर इंसान का एक एम होता है, एक लाइफ में मोटिवेशन होती है, एक अचीवमेंट होती है, एक ड्रीम होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। तो हम जानेंगे उनसे भी कि उनका क्या एम था, क्या मोटिवेशन थी, क्या उन्होंने अचीव करने का ख्वाब देखा था, और कहाँ तक वो पहुंचे और किस हद तक वो कामयाब हुए। उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुरीद अली जामरू साहब, जो कि प्रोड्यूसर आवाज टेलीविजन नेटवर्क हैं, प्लस ये मुताद्दिद ऐसे कॉर्पोरेट लेवल के प्रोग्राम होस्ट करते हैं जिनमें बहुत मशहूर शख्सियात आती हैं। बहुत सारे अवार्ड शोज जो के प्राइवेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं उनको होस्ट करते हैं। ना सिर्फ होस्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में इनकी पूरी पार्टिसिपेशन होती है। और मैं खुद भी अगर कहूँ तो बहुत सारे इनकी इवेंट मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत मजा आता है। इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स वेरी माइंड ब्लोइंग। तो हम जानते हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। और हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है उन लोगों को सामने लाना होता है, उन लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना होता है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और वो ऐसे लोगों को देख के जो कि खुद काफी काविशों और स्ट्रगल के बाद किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आई नो दैट योर स्टोरी इज लाइक दैट ऑल्सो। बस ये है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बस कोशिश की है। मेरे ख्याल में मैं 7th क्लास में था, तो मैं अबाई जो मेरा शहर है खैरपुर रानीपुर, बिल्कुल एक देहाती जैसे गांव होता है, मैं वहाँ की पैदावार हूँ। उस घर में, जिस घर के चारों तरफ जो है वो खेत ही खेत, और स्कूल जाने के लिए कम से कम भी 6 किलोमीटर पैदल जाना और आना, ये रोजाना का रूटीन थी। तो 7th क्लास से पहले 5वीं क्लास में रेडियो पाकिस्तान बहुत सुनते थे, रेडियो पाकिस्तान खैरपुर, और बड़े शौक से सुनते थे और ये ख्वाहिश होती थी कि काश हम भी इस तरह बोल पाए। अच्छा। स्लो स्लो आगे मैं कोई 7th क्लास में मेरा कजन था, और वो रेडियो पे जाने लगा। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो उसने कहा आज नातिया कंपटीशन है और उसमें अगर आप हिस्सा ले लीजिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत मुझे शौक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वहाँ रेडियो पाकिस्तान गया तो बड़े बड़े नाथवान बैठे थे और शुरुआत हुई कंपटीशन में, मैंने टॉप किया 7th क्लास में। अच्छा, ये सब सर आपको ख्वाब नहीं लगता होगा, मतलब एक ऐसी जगह से कि जहाँ से ना अप्रोचेस थी ना सोर्सेस थी, बस एक वो होता था ना कि भाई हमने भी रेडियो पाकिस्तान, ये जो आवाज हम सुन रहे हैं किसी दिन लोग हमें भी सुनेंगे, तो एक ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं लगती थी आपको? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन बचपन से जब से मैंने होश संभाला तो मेरे घर में सिंगिंग का शौक हुआ करता था। मेरे बड़े भाई करीम बख्श करीम, जो कि शायर भी थे और खुद भी गाते थे, तो अच्छे अच्छे गुलकार हमारी बैठक पे आते थे और मैं उनकी खिदमत करता था। तो गली कोचों में, रास्तों में, खेतों में मैं गुनगुनाता रहता था। तो वो रियाजत का कमाल था कि थोड़ा बहुत गले में रचा था शायद, मैंने पोजीशन हासिल की। उसके बाद फिर मैं जाता रहा, यूथ प्रोग्राम्स होते थे, स्टूडेंट्स प्रोग्राम होते थे, उसमें मैं हिस्सा लेता था। तकरीबन कोई पहले तो मैंने एजुकेशन न्यूज पढ़ी, न्यूज पढ़ने के बाद फिर मैंने पोस्टिंग में आया। मैट्रिक के बाद फिर फर्स्ट ईयर में मैंने कराची में कदम रखा। तो रेडियो पाकिस्तान कराची में मैं एज कंपेयर अनाउंसर अप्रूव हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेज प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, एनजीओज में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करता रहा। फिर पीटीवी में मैंने कदम रखा एज ए सिंगर, तो वहाँ एज ए ड्रामा आर्टिस्ट मौका मिला, कुछ ड्रामे भी किए, सिंगिंग भी की कुछ प्रोग्राम्स में। फिर स्लो स्लो मैं डायरेक्शन में आ गया। तो मैंने मेरे ख्याल में 93 में मैं एज ए रिसोर्स पर्सन, एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर पीटीवी में मैंने काम शुरू किया। काम चलता रहा, रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम करता रहा। 98 में FM 101 लॉन्च हुआ,
तो वेरी फर्स्ट डे मुझे उन्होंने चुना कि जी आप आए और हमारी म्यूजिक लाइब्रेरी संभाले। म्यूजिक लाइब्रेरियन रहा, फिर टेलीफोन कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, जो कॉल्स आती थी उठा के जी किससे बात करनी है और आप कहाँ से बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो कॉल शिफ्ट करना, उनसे बात करना, उनको मैच्योर करके एक आरजे के सामने पेश करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एज ए आरजे मैंने ज्वाइन किया FM 101 में। वो सफर चलता रहा, पीटीवी में रिसोर्स पर्सन, फिर प्राइवेट चैनल्स आए, तो प्राइवेट चैनल्स में एक रीजनल चैनल है धरती टीवी, उसमें मैं एज ए मॉर्निंग शो डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर सिंध टीवी चैनल है, उसमें एज मॉर्निंग शो तकरीबन 5 ईयर वो सफर रहा। फिर उसके बाद आवाज टीवी, आवाज चैनल पर मैंने मॉर्निंग शो किए, कई शोज किए, और उसके बाद फिर अल्लाह ने चांस दिया, मैं इस्तांबुल तुर्की निकल गया 4 ईयर के लिए। फिर फैमिली वहाँ घर लिया, फैमिली को सेटल किया, वापस आया, फिर आवाज टीवी में सफर शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान में 101 में। इसके साथ साथ में कई प्रोग्राम्स में थोड़ी बहुत सिंगिंग करता रहा, कहीं चलते फिरते कोई आमद हुई, थोड़ा सा पोएट्री लिख ली, तो वो सिलसिला रहा। सोशल एनजीओ में चलता रहा, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम्स जो है वो पीसी, मैरिट, शेराटन, बीच लग्जरी में वो करते रहे। तो यूं मतलब जिंदगी का अभी भी सफर रवां दवां है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि आज भी पहला दिन है और कदम रखा है। आज बैठ के बोलना ऐसा लग रहा है कि मैं पहले दिन एक शुरुआत की है। अरे ये तो बहुत बहुत आपने एक तरह से एक सबक भी है इंसान की जिंदगी में। जब हम ये सोच ले ना कि भाई हम यहाँ पहुंच गए, अब हमने ये अचीव कर लिया, तो वहीं हम खत्म हो जाते हैं। मतलब हर दिन पहले से स्टार्ट करें, हर दिन नया हो, हर दिन नई लर्निंग हो, और वैसे ही है। मतलब एक जो इंसान मुस्तकिल स्ट्रगल में होता है तो समझने के हर रोज ही सीख रहा होता है। अच्छा ये बताएं कि हर्डल्स आई आपको, जैसे आपने कहा ना गाँव का माहौल था और इस तरह का इन्वायरमेंट था कि आपको स्कूल के लिए भी इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, तो हर्डल्स तो आई होंगी। मतलब ऐसा भी हुआ होगा, लोगों ने कहा होगा कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे करोगे, और कभी सोचा कि गांव छोड़ के जाऊंगा तो शहर में कैसे रच बस जाऊंगा, ये चीज होती है ना दिमाग में। तो ऐसा कुछ आया आपके दिमाग में कभी? जिंदगी जबरो मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। इतनी हर्डल्स आई हैं कि कदम कदम पे जो है ना दुश्वारियां और कदम कदम पे चैलेंजेस मिले हैं। एक गांव से शहर आना, फिर अपने आप को सेटल करना, फिर यहाँ आके पढ़ना, पढ़ाई, इस सफर के साथ साथ मेरी पढ़ाई जारी रही। मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं छोड़ी, आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। डिप्लोमा किया 3 इयर्स GCT कॉलेज कराची से, रेडियो पाकिस्तान पे काम करते रहे, उसी में से हम गुजारा करते थे और उसी में से हम पढ़ते भी थे। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर डबल मास्टर्स किया, उसके बाद फिर एक टीचिंग लाइन का एक कोर्स होता है B.Ed, M.Ed, तो यूं टेक्निकल स्किल, और ये साथ साथ आज भी फिर मैंने म्यूजिक के कोर्सेज किए, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट, मैंने 6 महीने म्यूजिक का कोर्स किया कि म्यूजिक सीखूं। ऐसे ही जो है वो चलते फिरते मतलब आपने सोचा नहीं गा गा के गवैया नहीं बनना, सनत के साथ पढ़ना है। फिर PSCC में पाक अमेरिकन सेंटर में मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद शाहिद हमीद साहब, उसके साथ में जो है वो उससे सीखता रहा। मेरा सखर में एक बहुत बड़ा नाम है सिंगर बरकत अली, जो कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब की खुशबू रखते हैं, उसका वो शागिर्द है। और खान साहब गुलाम अली साहब कहते हैं कि अगर मेरी खुशबू आपको पहुंचे तो वो बरकत अली है। मैं उसका जो वो शागिर्द हूँ, जिसका बहुत मशहूर सॉन्ग है सिंधी का, शाम जो ही पहर नाव साझे कयो, उसकी कॉपी, सिंधी सॉन्ग की कॉपी अरशद महमूद साहब ने की कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो, तो वो उससे मशहूर था। वो जो कंपोजिशन है, वो जो पोएट्री है, वो मेरे उस्ताद बरकत अली खान साहब की कंपोजिशन है, और शायरी जो है वो सिंधी के एक शायर है काजिम तालपुर साहब, उसकी शायरी है, तो मैं उसका शागिर्द हूँ। तो साथ साथ में ये सारी चीजें आज भी चलती रहती हैं। कहीं से कोई थोड़ा बहुत मिल जाए सीखने को, वो सिंगिंग हो, पोएट्री हो, अदब हो, लिटरेचर हो, कोई इवेंट का काम हो, तो मैं कोशिश करता हूँ सीख के आगे बढ़ूं, बगैर सीखे कहीं मैदान में जाएं तो ऐसा ना हो कि परेशानी हो। आपका सवाल था कि हैडल्स, रेडियो पाकिस्तान में जब मैंने कदम रखा
तो एक एक जो तलफ़ुज़ था वो रेडियो पाकिस्तान ने मुझे दिया, और मुझे फख्र है और खुशी है कि आज जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे एक महसूस होता है कि मैं मतलब लिटरेचर से वास्ता रखता हूँ और रेडियो से कई चीजें सीख के बोलता हूँ, जो कि हमारे सिंध में या जो है वो तलफ़ुज़ की अदायगी बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि एक जगह पे मैं अटक गया शुरू में, मैं स्पीच कर रहा था रेडियो पाकिस्तान में, जो एक वो स्क्रिप्ट था वो पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि जी खाली, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि लफ्ज है खाली, खे है नुक्ते वाला है, वो डंडी वाला, खाली नहीं है। मैंने कहा सर मैं खाली तो कह रहा हूँ, कह रहे नहीं फिर भी खाली कह रहे हो, खाली है, खाली नहीं कहो। इसी तरह मैं गलत को पढ़ रहा था, गलत, वो कह रहा है कि ये दो डंडियों वाला है, उसमें एक नुक्ता आता है, गैन गैन गलत। इसी तरह फे एक नुक्ते वाला, मैं उसको कहूँ कि फिल्म, वो कह फिल्म क्या होता है, मैंने कहा सर फिल्म, कह रहे नो फिल्म एक नुक्ते वाला फिल्म फे, मैं कहूँ फे, तो कह के नहीं सर मैं फे ही तो कह रहा हूँ, कह रहे नो फे। तो इस तरह मतलब तलफ़ुज़ मैंने रेडियो पाकिस्तान में सीखा, जो कि आज बड़े बड़े लोग जब बात करते हैं, जब कहते हैं कि सर आपने वो फिल्म देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे डंडा मारा। आपको याद आ जाता होगा फिल्म। नहीं कहा फिल्म नहीं है भाई, फिल्म है, तो कहते हैं फिल्म ही कह रहा हूँ। मैंने इसको क्या कहें, अब क्या कहें, असल में देखिए पता क्या, अब जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब रिकॉर्ड होके प्ले होगा, या अगर आप ऐसी जगह किसी जगह से बोल रहे हैं कि जहां से लोग आपको सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनका फोकस आप पे, तो गलती की गुंजाइश नहीं बनती, वो पकड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह पीटीवी में कदम रखा, बल्कि कदम रखने के लिए 1 साल लग गया था। अच्छा, कदम रखने के लिए, अंदर जाने के लिए 9 महीने में तो एक बच्चा चलने लग जाता है, आपको साल लग गया भाई। बाहर जो पीटीवी का फुटपाथ था, ओनली वन एंड ओनली पीटीवी था, सिर्फ एक चैनल था और कोई चैनल नहीं था जी। तो यूं समझो कि घंटों शाम के पहर काम करने के बाद पीटीवी के बाहर लॉन पे, बाहर फुटपाथ पे बैठे होते थे कि काश कोई बुलाए, या कोई जानने वाला, या कोई इंसान तरस कह के कहे कि यार आ जाए आप मेरे साथ में, आपको पीटीवी अंदर ले चलता हूँ। अच्छा, सिर्फ भेज के नाम की थक जाते थे, भाई फला प्रोड्यूसर से मिलना है, फला प्रोड्यूसर से मिलना है, कोई मिलता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था। कोई 1 साल के बाद जाके इंटर हुए तो ऐसा लग रहा था कि किसी और दुनिया चांद पे पहुंच गए। चांद से आगे निकल गए। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक दौर था पीटीवी का। इसी तरह रेडियो में जाने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़े थे मेरे कजन को। वो कहते थे भाई अंदर जाने के लिए मुझे घंटों लगते थे, लेकिन वो मुझे लेके गया। तो इतनी दुश्वारियां के साल जो है वो इंतजार करते रहे। तो जाने के बाद काम नहीं मिलता था। यूँ समझे कि प्रोड्यूसर के गेट पे जाओ तो इतने हाथ कांपते थे और जुबान साथ नहीं देती थी कि उसको हम इंट्रोडक्शन कराएं, या उसको कहें कि मुझे ड्रामे में काम करने का शौक है या गाने का शौक है। तो ये हालात वहां से गुजरे। तो इसी तरह हर काम में, टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ जॉब करने में, मुख्तलिफ अखबारात में मैं सब एडिटर रहा, प्रूफ एडिटर रहा। तो वो एक 3 पार्ट टाइम करने पड़ते थे कि सुबह कॉलेज, दोपहर रेडियो, शाम फिर अखबार में जाके प्रूफ रीडिंग करनी है, सबिंग करनी है। तो उसमें बड़ा टाइम लगता था। घर पहुंचते पहुंचते 1-1-2 बज जाते थे और 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के घर जाना पड़ता था कि किराए की बचत हो, किराया नहीं होता। अच्छा, पैसे भी बचाने, कम खर्च वाला नशीन आपने प्रूफ करना है माशाल्लाह। और हाँ, लेकिन हार नहीं मानी, पहुंचना है, जो शौक है उसको भी हासिल करना है, और उसके साथ साथ सिर्फ शौक में वो नहीं करना है कि मैं ड्रामा आर्टिस्ट बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, प्रोड्यूसर बन जाऊं, नहीं। मुझे जिंदगी में सरवाइव करना है, उसके लिए मुझे काम करना है और मुझे जॉब हासिल करनी है, उसके लिए भी आगे बढ़ना है। तो वो सारे हालात, फिर शादी हुई, फैमिली को वहाँ खैरपुर से कराची में शिफ्ट करना, फिर इतनी मेहनत करके पूरी फैमिली को 10 फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट करना है इस्तांबुल, उनको वहां सेटल किया, घर लिया। लेकिन 1 रुपए की सपोर्ट मैंने अपने शहर से आज तक नहीं ली। खैरपुर से मैंने 1 रुपया भाई से नहीं लिया, मुझे खुद करना है। चाहे रात को खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो 1 गिलास पानी का पी के और जो वो सूखे चने होते थे मुट्ठी भर वो खा के सो जाना है, लेकिन किसी से मांगना नहीं। मेहनत करनी है,
चाहे फुटपाथ पे सोएं, रेंट का घर नहीं है, लेकिन हार नहीं माननी है और पीछे पलट के वापस नहीं जाना है। हालांकि वहाँ थोड़ी बहुत अपनी जमीनें, खेती बाड़ी और मवेशी, भैंसें, बकरियां, बिल्कुल टिपिकल गांव में जो घर होता है कि जिस आंगन में 2, 4, 6 बकरियां हो, 2, 3 भैंसे हो, 2, 3 गायें हो, अपने घर का मक्खन, अपने घर की लस्सी, अपने घर का दूध, ठीक है, अपने खेत का अनाज, ये टोटली ऑर्गेनिक, वो माहौल आज तक है। लेकिन पलट के नहीं गया, बस एक ठान लिया था कि शहर को आबाद करना है, कराची में रहना है, कराची में जाना है, यहाँ से निकलना है। अरे तुर्की जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब चले यहाँ तक तो पहुंच गए, माशाल्लाह कामयाब भी हो गए, स्टेबल भी हो गए, अल्लाह पाक ने मकाम भी दे दिया, पहचान भी दे दी और माशाल्लाह पैसा भी दे दिया, तो फिर यहाँ से फिर वो कभी सोचा था कि जाना है, पाकिस्तान से निकलना है, या वो एक सडन कोई हादसाती तौर नहीं, पे? ये मेरा बचपन से ड्रीम था। अच्छा था। कराची जाना है, लेकिन कराची से मुझे मौका मिलेगा कि मैं किसी और कंट्री ट्रैवल करूं। तो बहुत कोशिश रही कि कहीं ना कहीं मैं निकलूं, कोशिश की, लेकिन बड़े मुल्कों में जाने के लिए पहले ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट करनी पड़ती है। यदि आप करीब जो आपके कंट्रीज हैं उनकी विजिट करें, ये एक टूल है। यदि आपने दुबई देखा है, आपने मलेशिया देखा है, आपने तुर्की देखा है, आप बाकू गए, अजरबैजान गए, सिंगापुर गए, थाईलैंड गए, आप डायरेक्ट जो है वो अमेरिका डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं, आप कनाडा, तो कनाडा वाले देखिए कोरा कागज है आपके पासपोर्ट पे, किसी का स्टैम्प नहीं है। जब आप कहीं नहीं गए तो आपको यहाँ कैसे आने देंगे? क्योंकि उनको शक होता है कि ये आएंगे और स्लिप हो जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये विजिटर है, ये घूमते रहते हैं, ठीक है, सैरो तफरी, सैरो सफर के शौक रखते हैं और ये उनकी हॉबी है। तो कहते हैं कि जब इतने ममालिक में गए, वहां स्लिप नहीं हुए, वहां बैठ नहीं गए, तो यहाँ कैसे होंगे? तो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। तो मैंने 2020 के लास्ट में मैंने ट्राई किया। अच्छा। और मेरे पास मतलब ये है कि जब कराची में कदम रखा, जो पैसा बच जाता था तो कहीं कोने कोचे में मैं प्लाट ले लेता था। अच्छा। कोई प्लाट लिया, कोई बीसी रखी, तो वो आगे चल चल के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 100 और हजारों में से लाखों तक पहुंच गए। मेरे पास इतना पैसा था कि कराची में घर ले लिया। मैंने वो कराची में घर बेचा, जो कोने कोचे में प्लाट या कोई चीज रखी हुई थी वो सेल की, इकट्ठा अमाउंट आया, मैंने ट्राई किया, 10 अफराद के मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया कोविड में। कोविड-19 हालांकि तब तो टफ था, बहुत टफ था, पूरी दुनिया क्लोज थी, सिर्फ तुर्की ओपन था। अच्छा। वो भी शायद वो लास्ट वीक थे। अच्छा। मेरे 10 के 10 अफराद का वो वीजा लग गया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ट्रैवल किया, वहां पहुंचा तो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इस तरह आप घर ले सकते हैं या रह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन पे घर ले लिया, रह गए। तो अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधी फैमिली वहां पर है, आधी फैमिली यहाँ पर है, आना जाना रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपका टीवी यहाँ है, टीवी वहाँ है। हाँ, ये मेरा तकिया क्या तादाद है। नो टेंशन, टीवी यहाँ पर है और बीवी वहाँ बाहर है। आवाज टेलीविजन आपका यहाँ है। हाँ। और अपना टेलीविजन टेलीविजन, वो टेलीविजन जो देखने का है, जो देखने का है, वो तुर्की में है। तो आपका खुद का क्या रुझान रहता है? जैसे इवेंट आते ही, ईद है, रमजान है, मिस तो करते होंगे फैमिली को, कि फैमिली लाइफ जो है इवेंट्स के साथ, फेस्टिवल के साथ बड़ा मैटर करती है। हाँ। तो फिर क्या करते हैं? कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है जी। अगर या तो आप इस हाथ को छोड़ दें, ठीक है, या दोनों हाथों को पकड़ें, सही। तो एक हाथ को थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है कुछ करने के लिए। ज़ाहिर में मेरा आना जाना है, यहाँ हूँ मैं, वो वहाँ है, तो कोई ख्वाब होगा, कोई ड्रीम होगा, कोई टारगेट होगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है। उसके लिए ये जो इतनी दूरी है, इसमें भी कोई मजबूरी है। मजबूरी है, ये जो इतनी दूरी है, इसमें भी कोई मजबूरी है। हाँ, अच्छा, मुकालमा हो गया। जरूर फैमिली है, बच्चे हैं, उनको मिस करते हैं, लेकिन ये है कि आना जाना रहता है। और ईद वगैरह कुछ यहाँ ईदें होती हैं, कुछ वहाँ होती हैं, ये भी अच्छा है, यो चल रहा होता है, ये भी अच्छा है। वहाँ से कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। अच्छा, देखिए आपने अपने लिए स्ट्रगल की, अपना पूरा वो टेन्योर निकाला, फैमिली को बड़ा कंफर्ट आपने प्रोवाइड कर दिया। फैमिली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में, जन्नत में रह रही है। जो हमारे मुल्क की हालात हैं, माजरत के साथ,
कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जी, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसे ठीक है, फिर क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि जो ना होना चाहिए। बिल्कुल हम और हमारी फैमिली ऐसा लगता है कि हम यहाँ महफूज नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। कभी भी कोई भी कहीं से भी आए और कुछ भी कर जाए, मार लेकिन मुर दे, फाइट फॉर इट। तो कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। गया तो गया और वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद कितने भी धरने दो, कुछ भी कर दो, जो जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो चला गया। अभी देखिए ना, हाल ही में हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस की क्या हालत है। सर अभी पंजाब कॉलेज का एक बड़ा वाकया सरगर्म है जी, और उसकी बहुत सारी टेमोगोरियां जो है हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्राइवेट चैनल्स पे देख रहे हैं। जो बच्ची किंजा सलीम का जो वाकया है, देखें वालिदैन इस एतबार से कॉलेज भेजते हैं कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। अब ऐसे वाकयात और हालात अगर होंगे तो किस तरह से हम जो है अपनी बच्चियों को तालीम के लिए भेजेंगे और किस तरह से उन इदारों पे ट्रस्ट करेंगे कि जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, उनका तो मकसद तालीम हासिल करना। और देखिए उस बच्ची के साथ क्या हुआ। आपकी वाकफियत है इस वाकये से? बिल्कुल वाकफियत है और मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी कौम, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, हम किस वहशत में जा रहे हैं, कैसे मतलब वहशी होते जा रहे हैं, जो कि किसी के बहन का, किसी की बेटी का कोई ख्याल नहीं है। और वो भी इंसान है, ऐसा नहीं है वो भी पाकिस्तानी है, कोई बाहर से आके हमें यहाँ ट्रैप नहीं कर रहा है। ये एक किंजा नहीं है, इस तरह की कई किंजाओं की दास्तान है, स्टोरी है। हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने कोई ना कोई वाकया मतलब कनेक्टेड है इससे कि ये केस हो गया, वो हादसा हो गया, ये हादसा हो गया। उसकी कोई सजा नहीं है, पता भी चलता है, निशान भी मिल जाते हैं, तस्वीरें मिल जाती हैं, सीसीटीवी सब कुछ मिल जाती है। और हमारी स्टेट चाहे तो क्राइम को 1 मिनट में 1 मिनट सिर्फ फॉलो करे ऑनेस्टी से ना, सही, तो उस जालिम के गले तक पहुंचने के लिए कोई मतलब इतनी दूरी नहीं है। ठीक है, इतना एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कंप्यूटर ने, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब इतनी तरक्की कर ली है कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं झुटलाऊं कि नहीं मैं तो नहीं गया था। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मेरा जो फोन मेरे साथ है ना, वो 1 मिनट के लिए टाइमर चेक किया जाए कि इस टाइम मुरीद अली जामड़ू कहाँ था, तो वो सिग्नल और उसको लोकेशन बता देंगे, लोकेशन, टाइम, पोजीशन, यहाँ तक के जो मैं यहाँ से फोन कर रहा हूँ, किसी को फोन अटेंड कर रहा हूँ, वो टॉक तक मिल जाती है कि भाई आप कैसे कह रहे हैं, इस टाइम आपकी लोकेशन ये है। और जिस साहब से आप बात कर रहे थे कि मैं जी जौहर में हूँ, सपोज मैं गुलशन में हूँ, मैं क्लिफ्टन में हूँ, मैं डिफेंस में हूँ, आप वो खुद बता रहे हो, ठीक है, कि इस टाइम आपकी आवाज बता रही है और लोकेशन बता रही है कि आप फलां जगह पे बैठे हो। बिल्कुल ऐसी है। तो कोई मसला नहीं है कि उस मुजरिम को पकड़ न सके। ठीक है, उसके साथ कितने लोग थे जो करीब करीब, जैसे कि हम अब प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे साथ जाहिर पूरी टीम है, हमारे दोस्त कैमरामैन मौजूद है, ठीक है, आपका प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद है, आपका टेक्निकल जो पर्सन है वो यहाँ मौजूद है, उनके पास मोबाइल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ना हो? मेरे साथ इस वक्त कम से कम भी 4 से 6 लोग मौजूद हैं जिनके मोबाइल रखे हुए हैं। बिल्कुल, वो मोबाइल मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, बहुत करीब है। मैं आपको कॉल करके आया, आपके असिस्टेंट को कॉल किया, आपके कैमरामैन को कॉल की, मैं आ रहा हूँ। वो नंबर कनेक्टेड होते हैं कि आखिरी कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल आपने किसको की है। बिल्कुल, अब तो फिंगर टिप पे सब कुछ। आप जरा आपको कोई मसला हो, आप साइबर क्राइम, आप मतलब यही नहीं, सोशल मीडिया पे भी कोई अगर चीज ऐसी गलत जाती है तो फौरन पकड़ लेते कहाँ से हुई। ये तो इतना नेशनल इशू है, इस पे अभी तक जो है ना उस लेवल का काम नहीं हुआ, उस लेवल पे बात नहीं हुई। और वो जालिम इतने पावरफुल हैं, कौन सी माफिया है जो पकड़े जाते हैं लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती, न कोई सजाए मौत है, न कोई और कोई सजा है और कोई पनिश है। ठीक है, वो घंटों में, दिनों में अपने आप को आजाद करा के निकल जाते हैं और विक्ट्री दिखाते हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने कोई तीर मारा है। उनको शर्मिंदगी भी नहीं है कि हमने क्या किया है। न हमारे कोई मतलब घरों में कोई महफूज है, न कोई स्कूल में, न कॉलेज में, न यूनिवर्सिटी में। अजीब दास्तान चल रहे होते हैं
कि लड़की ने खुदकशी कर ली। अब यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में उसके साथ क्या किया जाता है कि वो मजबूर होती है कि खुदकुशी करने पे। अपनी जिंदगी खत्म कर देना एक आसान बात नहीं है। हम सोचे हमें एक हल्का मामूली सा कट भी लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और एक इंसान जो इतना मजबूर है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, तो सोचें उसके साथ क्या हालात वाकयात रहे होंगे, उसके साथ क्या ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिसके बाइस वो मजबूर होगी इस टाइप को उसने उठाया। तो हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। और मतलब इन चीजों पे कोई नुक्ताचीनी नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, कोई स्टेप ही नहीं लेता। हम ये देखते हैं अब जो हालात है वर्स्ट होते जा रहे हैं, आए दिन ऐसे केसेस सामने। अच्छा, हमारी आवाम, हमारे मर्द खास तौर पे ना, मीडिया पे कोई एंकर बैठी है, कोई मीडिया में कोई ड्रामा एक्टर है, तो उस पे उंगलियां उठाने के लिए तो सोशल मीडिया पे लंबी लंबी उनकी जुबानें होंगी कि कैसे बैठी है, उसने ऐसे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ है। मतलब आपका जो काम है, जहाँ आपकी मर्दानगी आपने शो करनी है, वहां तो जो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, वहां हमारे मर्द निकलते नहीं है, बैठ के सोशल मीडिया पे यही बातें करते रहते हैं कि उसने फलां ड्रेसिंग ऐसी की हुई है, उसने। आपको जो काम, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक माशरती फर्द की हैसियत से, आप वो तो पूरी नहीं कर रहे हो। आप एग्री करेंगे इस बात से? आपकी बात 100% बिल्कुल राइट है, इसलिए कि मीडिया कुछ इश्यूज को ज़ाहिर अवाम तक पहुंचाती है, फिर होस्ट मेल हो या फीमेल हो, जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो उनकी बातें पकड़ना, उनकी ड्रेसिंग पे, उनके कैरेक्टर पे सब चीजें करना। बात यह कि इज्जत जो है ना वो आपके हाथ में है। ठीक है, आप यहाँ बैठी हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से फारिग हैं। बिल्कुल। और घर वाले कोई आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनका एक ट्रस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, आप ट्रस्ट पे काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी बच्ची को या बच्चे को, लड़के को या लड़की को बिगड़ना है तो वो जरूरी नहीं कि मीडिया में दुपट्टा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो रास्ते में हो या घर में हो, उसको खराब होना है वो हो जाएगा। एक तो हमारा मुआशरा खराब करता है। सही। हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो अहबाब हैं, उनसे हमें केयर करनी है। आपके घर में एक दज्जाल बैठा हुआ है, आपके घर में एक जालिम बैठा हुआ है, आपको कोई भी निशाना बनाने के लिए कोई बाहर से नहीं आता। सही बात है। रिश्तेदार, अहबाब, कजन्स, भांजे, भतीजे, जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें से आग लगती है। आप आजादी देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे मजहब में कहा गया है कि भाई आप एहतियात करें और ट्रस्ट भी करें, आप केयर भी करें, आप देखें। जब हम सीनियर हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है। सही। जो कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, उसको निकलने के वक्त जब माँ बाप देखते हैं कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, और उसकी जो एटीट्यूड है वो क्या है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह लड़के को जज कर देते हैं कि अब ये इस उम्र के हिस्से में पहुंचे तो ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। सही। तो हमें एहतियात से काम लेना है, एहतियात करना है। बल्कि मैं तो पेरेंट्स को कहूंगा कि आप बच्चियों को अगर आप स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, कहीं भी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिफाजत करें, उन पे नजर रखें कि कहीं वो बिगड़ रहे हैं, उनका जो माहौल है, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। कहा जाता है कि एज द कंपनी सो द कलर। सही सही। जो आपकी सराउंडिंग है, सही, आप जिनके साथ बैठते हैं वो उनका हुस्न अखलाक क्या है, उनका नस्ल क्या है, उनके काम क्या है। अगर आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, बेटा अगर किसी ऐसे ग्रुप के साथ है जो ग्रुप आवारा है, जो पेरेंट्स को ओबीडेंट नहीं देता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, उनकी इज्जत नहीं करता, बिगड़े हुए हैं, उनके साथ अगर कोई भी कम उम्री बच्चा जाएगा, बैठेगा, उठेगा, वही सीखेगा। सही बात। गिरगिट को देख के गिरगिट रंग पकड़ता है। बिल्कुल। तो ये हमें एहतियात करना है। आपने जैसे एक बात कही ना कि घर का ही कोई फर्द होता है, तो उर्दू में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, और वही सारे जो राजो न्यास की बातें वो माशरे में फैलाता है, और हम उनसे बेखबर होते हैं। वो घर जाए, मतलब कोई आपके रिलेटिव में अगर वो देखते ना फलता फूलता, या बच्चियां तरक्कियां कर रही हैं, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, या किसी मकाम पे पहुंच रहे हैं और उनके बच्चे इस कॉम्पिटेंसी में नहीं है, या उन्होंने वो एफर्ट नहीं की, तो उंगलियां उठाते हैं कि देखो जरा किसी आजादी मिली है।
ये लोग तो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए इनके बच्चे। अगर बच्चियां जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, जाहिर सी बातें, निकलते हैं शाम में, आ रहे हैं कोचिंग से, आ रहे हैं लेट आ रहे हैं, तो क्या होता है कि उंगलियां उठाई जाती हैं कि देखो कितनी आजादी दी है, कोई पूछ नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो वालिदैन ट्रस्ट करते हैं ना, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और जो सपोर्ट करते हैं और जिनको सपोर्ट नहीं होती वो बिगड़ जाती है, क्योंकि एक डर होता है, एक शौक होता है और एक प्यार होता है। प्यार और शौक आपको बनाता है, लेकिन डर आपको बिगाड़ देता है गलत रास्ते पे। जब आपको डर होगा कि मैं कोई ऐसा काम करके अगर ये बात किसी से डिस्क्लोज करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी, या मुझे ये, तो उस सजा से बचने के लिए हम फिर झूठ बोलने लगते हैं। जब हम झूठ बोलने लगते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे काम गलत करने लगते हैं कि जो हम चाहते हैं कि बस ढके छुपे रहे, और वही चीजें छोटी बड़ी होके ना एक बड़ा क्राइम बना लेती है। कहते हैं कि एक मशहूर कोई बड़ा डाकू था, तो सबसे पहली चोरी उसने एक अंडे की थी। वो अंडा घर लेके आया था, तो उसकी माँ ने पूछा नहीं कि बेटा ये अंडा कहाँ से आया तुम्हारे पास, और वो फिर एक बहुत मशहूर नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो डाकू बना, और उसकी पहली चोरी एक अंडे की थी। तो कहते हैं कि वालिदैन का बड़ा इसमें ट्रस्ट होता है, रोल होता है। बाज़ औक़ात वालिदैन भी ओवरलुक कर जाते हैं चीजों को, और बाज़ औक़ात बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाते। वो मतलब आप मियाना रवि से चले बच्चों के साथ और सोचें कि एक इंसान है, वो, उसकी भी अपनी सोच है, उसका दिल है, तो जहां तक वो सही है उसको परमिशन दें, और जहां गलत है तब भी करें, बताएं। आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो हाँ, रोके। हाँ, घर को आग लगा दी, घर के चिराग में, बिल्कुल ऐसी बात। घर से ही आग लगती है, घर से ही आग लगती है। एक मशहूर कहावत है कि भाई मुझे अपने दोस्तों से बचाओ, मैं अपने दुश्मनों का सामना खुद करूंगा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों से ही, रिश्तेदार अहबाबों से ही, किसी जलन के हवाले से कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, वहां से आग लगती है। ठीक है, इसके बच्चे या ये क्यों सुधर रहा है, उनको नशे पे लगा दो, आवारगी में लगा दो, उनको खूबसूरत ख्वाब दिखा दो कि भाई ये काम करो ना, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सिर्फ रोड पे खड़े ही तो होना है, एक गन लेनी है, तो वो उसको लत लग गई, तो एक नशा है, एक आदत है, फिर वो आगे धंसता जाता है, छोटे क्राइम से लेके वो बहुत बड़े क्राइम तक जाके। और आजकल तो सबसे आसान जो मशगला बन गया तोहमत लगाना हो गया। हाँ, है ना, ये तो ऐसा ही है। कुछ भी बस, हाँ, कोई सच्चाई नहीं होती। जब भी फिर देखिए हमारे इस्लाम में भी ये बात है ना, अपनी आंखों का देखा कबूल करो, अपने कानों का सुना कबूल करो। बिल्कुल। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सुनते एक हैं बताते 10 हैं, है ना, इस तरह का कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर कानों से सुन रहे हो तो भी आप सोच विचार करो। हाँ, कि ये क्या मामला क्या है, और आंखों से देख भी रहे हो तो वो उसमें देखो इसमें मजबूरी क्या है, सदाकत का है क्या है, अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कानों से सुना, आंखों से देखा और आगे कुछ पहुंचा दिया, उस पे क्या नुकसान होते हैं। बिल्कुल। तो सर माशाल्लाह आप अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छी आवाज के मालिक हैं, प्लस आपने सीखा भी है थोड़ी रियाजत। आपने कहा कि कुछ कोर्सेज किए सिंगिंग के हवाले से, तो कुछ सुना दें, फिर हम जो है इख्तिताम की तरफ चलते हैं, हैप्पी एंडिंग की तरफ। अच्छे सिंगर नहीं कह सकते, इसलिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी तिनका भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी स्टूडेंट्स में भी शामिल नहीं हो सकते। जैसे वो एक मिसाल है ना कि जी यूसुफ को खरीद तो नहीं सकते, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में शामिल होना है। तो मैं यूसुफ के खरीदारों में भी शामिल नहीं हो सकता। अच्छा। इतना कुछ नहीं। नहीं। बस शौक है, थोड़ा बहुत गाते रहते हैं, चलते रहते हैं। कोई प्रोफेशनल न, मैं कोई स्टेज पे न कोई मतलब कोई शादी ब्याह में जैसे सिंगर होता है या टीवी चैनल्स पर, बस 2-4 कोई सॉन्ग अपने शौक से रिकॉर्ड करवाए थे कभी, और अभी बस शौक है। लेकिन अब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो शौक कि इतने हिस्सों में बढ़ गए हैं कि अपने हिस्से में रहा ही कुछ बचा ही नहीं। जबरदस्त। तो इतने हिस्सों में बढ़ गए हैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो जिम्मेदारियां इतना ही, फैमिली और ये वो सब, तो अब रियाजत और गाना सब साइड हो गया है। शायरी वायरी भी चलते फिरते फुटपाथ पे आ जाती थी, आमद होती थी, अब मतलब वो भी दूरी है। तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो कोशिश है। बिल्कुल सर।
दरीचा बेसदा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे सॉरी 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 इसको अरेस्ट कर दीजिएगा। फूलों की आरज़ू ने बड़े जख्म खाए हैं, फूलों की आरज़ू ने बड़े जख्म खाए हैं, लेकिन चमन के खार भी अब तक पराए हैं, फूलों की आरज़ू ने बड़े जख्म खाए हैं। आ आ आ आ आ उस पर हराम है गमे दौरां की तलखियां, उस पर हराम है गमे दौरां की तलखियां, जिसके नसीब में तेरे जुल्फों के साए हैं, जिसके नसीब में तेरे जुल्फों के साए हैं, फूलों की आरज़ू में बड़े जख्म खाए हैं। आहा ला ला आ आ थैंक यू बर्दाश्त करने। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। पता है क्या, गा तो हर कोई लेता है, जो उठान रुकान और ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत गा तो मतलब हम ही सभी लोग गाते हैं, लेकिन एक वो होता है ना बैलेंस रखना, आपका जो सुर है उसको बैलेंस रखना, सुर को मेंटेन रखना, ये चीजें बड़ा मायने रखती हैं, और ये कोई मतलब सीख के ही कर सकता है। लेकिन बड़े दिनों के बाद आज आपने फरमाइश की, मैं गुनगुनाया। बहुत शुक्रिया, काफी अर्सा हो गया। बहुत शुक्रिया। खामोशी थी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और कहते ना हैप्पी एंडिंग, तो एक अच्छी वाली एंडिंग हमें मिल गई है। सर, एक मैसेज मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को, सुनने वालों को, आपकी तरफ से, हमारे प्रोग्राम के हवाले से, हमारी काविश के हवाले से, ओवरऑल आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो फिर हम एंडिंग की तरफ। आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है और करते रहें, और कहते हैं कि गाते गाते गवाया हो ही जाता है, तो आप प्रोग्राम करते रहें और करते करते इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल। लगन, पैशन और उम्मीद है ना, तो कभी भी बंदा जो है वो मायूस ना हो। बिल्कुल। और खुदा की रहमत से तो कोई मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र भी है। बिल्कुल। एक मायूसी को खुदकशी का नाम भी दिया जाए कि अगर आप मायूस हो गए तो समझो कि आप खुदकशी की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं। सही। तो मायूस ना हो, उम्मीद की किरण जागती रहे और चलते रहें, कोशिश करते रहें। मैं अपने दोस्तों को और जो इस वक्त देख रहे हैं, सुनने वालों को, देखने वालों को कहूंगा कि कोशिश करें, जिंदगी सिर्फ ये जीने का नाम नहीं है कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ। कोशिश करें किसी को जीने के लिए जतन करें, किसी की आस बने, किसी की उम्मीद बने, किसी को सहारा दें, और बहुत बड़ा काम है कि किसी को इंट्रोडक्शन दें कि जो कुछ भी नहीं था उसको तराशें। खासतौर पे हमारी फील्ड में, मीडिया में, कि आप किसी को तराशें, किसी को आगे बढ़ा दें, किसी को प्लेटफॉर्म दे दें। जो शौक रखता है कि मैं आरजे बनूं, वीजे बनूं, मैं सिंगर बनूं, आप उसको प्लेटफॉर्म दें, आप उसको कैमरा के सामने लाएं,
हो सकता है एक टाइम कोई चीज ऐसी कह दे कि उसका तारुफ बन जाए, और वो जब भी आपको मिलेगा तो आपको कहेगा कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं आगे बढ़ा। मैं एक शेर अर्ज करूंगा अपने दोस्तों के नाम, कि दोस्तों को संभाल के रखें, और आपकी जिंदगी, मैं तो कहूंगा कि मेरी जिंदगी में अगर मेरे दोस्तों को निकाल दें तो मैं कुछ भी ना हूं। तो हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो ये एक किसी अच्छे दोस्त का शेर है। लेकिन मेरा अपना एक शेर है कि इशारों की जुबान समझते तो साहिब, इशारों की जुबान समझते तो साहिब, अब तक तन्हा नहीं होते। जबरदस्त, वेरी नाइस, बिल्कुल। और आपकी बात को मैं कंटिन्यू करके कहूँ कि आज से चंद साल पहले जब मैंने होस्टिंग की फील्ड में कदम रखा था, तो पहला मेरा जो कॉर्पोरेट लेवल का प्रोग्राम था वो मैंने आपके साथ ही होस्ट किया था। और उस वक्त मैं खुद कम बोल रही थी, लेकिन ऑब्जर्व आपको कर रही थी कि किस तरह से प्रोग्राम को जो है वो लेके चलना है। और एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम और एक ऑडियंस फेसिंग में बहुत फर्क होता है, क्योंकि लोग आपके सामने होते हैं, आपके सामने एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके सामने वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो दैट वाज अ क्राउडेड प्रोग्राम, और क्राउड भी वो जो कि पाकिस्तान की क्वीन थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज थी, उनके सामने बोल पाना, खड़े हो पाना। तो आई वाज लाइक कि मैं इनकी बैक पे थी, और इन्होंने काफी मुझे पॉजिटिव जेस्चर्स दिए, काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ था। थैंक यू सो मच टू यू। और दैट वाज द ट्विस्टिंग पॉइंट कि फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। और अच्छा बुरा सही गलत को तो टाइम के साथ हर इंसान सीखता है। एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और वी शुड ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ लर्निंग व्हेन वी स्टार्ट सेइंग कि नहीं बस अब हो गया, तो लाइक अब मैंने सब सीख लिया, सो वी स्टार्ट डिक्लाइनिंग आवर स्किल्स। तो दिस वाज ऑल फॉर आज के प्रोग्राम के हवाले से। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव, सेंसिटिव और ओवरऑल हमने बैलेंस बातें की। हमारे साथ मुनीर अली जाबलू साहब मौजूद थे, जो कि खुद मीडिया से बहुत ज्यादा इनकी वाकफियत रही और बहुत ज्यादा तजर्बा रखते हैं ये प्रोग्रामिंग के हवाले से, बात करने के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, जैसे कि इन्होंने बताया। प्लस वो रेडियो पाकिस्तान से इनका जो है काफी सिलसिला रहा। तो ये हमारे लिए भी एहसास की बात है, और इंशाल्लाह इन जैसे काफी ऐसे गेस्ट जो कि सोसाइटी में अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको बुलाएं अपने प्रोग्राम में और उनका एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचे, और उनकी हर्डल्स, उनकी स्किल्स और उनके जो तजर्बात हैं उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद अदर प्रोग्राम। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, नई कहानी, नई स्टोरी, नई मोटिवेशन और नई फेस के साथ, जो कि आपको बताएंगे अपनी जिंदगी के बारे में। देखते रहें द ट्रेंड पॉइंट को, सब्सक्राइब करें, टॉकिंग ट्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।